हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की वीडियो में हम देखेंगे पूरे जुलाई महीने की कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम लोग इसी एक वीडियो के अंदर पूरे जुलाई महीने की सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जुलाई महीने में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसी महीने में 3 देशों ने अपने मार्स मिशन लॉन्च किए हैं। टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी हुई है। इंडियन रेलवेज कई सारे कारणों से न्यूज़ में थी, तो खासकर जो आपके रेलवेज के एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ पर इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय वायुसेना में 5 राफेल विमानों को शामिल किया गया। कई सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय। ऐसे ही कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। सो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। इसमें हम लोग पूरे जुलाई महीने की सबसे बेस्ट 120 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी घरों को एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? यानी कि भारत का पहला राज्य जिसमें हर एक घर में एलपीजी गैस कनेक्शन दे दिया गया है। तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। आप जानते हैं इसके लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लेकिन इसमें हर एक परिवार को कवर नहीं किया गया था। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक स्टेट लेवल की योजना शुरू की थी जिसका नाम था हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो जिन परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कवर नहीं किया गया था उनको इस योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं। तो इस तरीके से इन दोनों योजनाओं के जरिए हिमाचल प्रदेश के हर एक घर में एलपीजी गैस कनेक्शन दे दिया गया है और इस तरीके से भारत का पहला राज्य बना है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लागू करने वाला भी भारत का पहला राज्य बना है। भारत की पहली विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के किस शहर में स्थापित की गई है? तो भारत में पहली बार एक वर्ल्ड क्लास की शहद परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई है। यानी कि इसमें भारत में जो भी शहद का उत्पादन होता है उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। तो ये जो वर्ल्ड क्लास की लेबोरेटरी बनाई गई है ये बनी है गुजरात में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि ये गुजरात के कौन से शहर में स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आनंद शहर। हाल ही में गूगल कंपनी ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से पुनः लॉन्च किया है? आप जानते हैं जो गूगल प्लस है इसको साल 2019 में गूगल ने बंद कर दिया था, लेकिन अभी इसको फिर से लॉन्च किया है नए नाम और नए लोगों के साथ। तो अभी जो लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है गूगल करेंट्स। यहाँ पर आप इसका नया लोगो भी देख सकते हैं। हाल ही में साल 2020 के लिए ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें यह बताया गया है कि साल 2019 में कौन से देश ने कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा जनरेट किया था। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान जिसको हम यूज़ करना छोड़ देते हैं, जो कि यूज़ करने के लायक नहीं बचता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि साल 2019 के अंदर सारे कंट्रीज ने मिलाकर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट किया था उसमें सबसे बड़ा योगदान कौन से देश का रहा है? क्योंकि इस देश ने लगभग 20% ई वेस्ट जनरेट किया था 2019 में। तो कौन से देश की यहाँ पर बात हो रही है? ये है चीन। यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं। 2019 में टोटल ई वेस्ट जनरेट किया गया था बाय ऑल कंट्रीज 53.6 मिलियन टन। इसमें सबसे बड़ा योगदान है चीन का 10.1 मिलियन टन, फिर उसके बाद अमेरिका लगभग 7 मिलियन टन, और दुनिया में ई वेस्ट का तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है भारत विद 3.2 मिलियन टन। और एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 20.3 मिलियन टन। यानी कि दुनिया में जितना भी ई वेस्ट जनरेट हुआ था 2019 में उसका लगभग 40% सिर्फ इन्हीं तीनों देशों ने कंट्रीब्यूट किया है, चीन, अमेरिका और भारत। हाल ही में किस आईआईटी की टीम ने एम्स के डॉक्टरों के साथ मिलकर प्लाज्मा दाताओं को ट्रैक करने के लिए कोपाल 19 एप्लीकेशन बनाया है? तो आप जानते हैं दिल्ली के अंदर प्लाज्मा बैंक बनाया गया है, और प्लाज्मा बैंक में क्या होता है, जो लोग कोविड-19 से रिकवर हो गए हैं वो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, जिसको फिर बीमार लोगों को दिया जा सकता है।
तो जो लोग प्लाज्मा डोनेट करते हैं उनको बोला जाता है प्लाज्मा डोनर्स। जैसे ब्लड जो डोनेट करता है उसको ब्लड डोनर बोलते हैं, ऐसे प्लाज्मा डोनेट करने वालों को प्लाज्मा डोनर बोला जाता है। तो इन्हीं प्लाज्मा डोनर्स को ट्रैक करने के लिए आईआईटी दिल्ली की टीम ने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है कोपाल 19। तो इसको बनाया है आईआईटी दिल्ली की टीम ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। आपको बताना है कि इनको कौन से देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको किसी दूसरे देश में प्रेसिडेंट बनाया गया है। सो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एक दक्षिण अमेरिका का देश है सूरीनाम, तो यहीं पर इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। इनकी पार्टी का नाम आपसे पूछ सकते हैं। इनकी पार्टी का नाम है प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी। ऐसे ही सिंगापुर में विपक्ष का नेता बनाया गया एक भारतीय मूल के व्यक्ति को जिनका नाम है प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जो हैं इनको सिंगापुर में विपक्ष का नेता बनाया गया है। इनकी पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी। सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को आपको याद रखना है। हर साल भारत में 1 जुलाई के दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। इनका वैसे जन्म भी 1 जुलाई को ही हुआ था और संयोगवश इनकी डेथ भी 1 जुलाई को ही हुई थी। तो इन्हीं की याद में नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसकी इस बार थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर्स की वजह से कोविड-19 के मृत्यु दर में कमी आई है। लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे भारत में 1 जुलाई के दिन जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। इंडियन रेलवेज द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबी ट्रेन, तो इसका नाम रखा गया है शेषनाग। बेसिकली इंडियन रेलवेज ने क्या किया था, 4 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ दिया था। तो इससे इस ट्रेन की लंबाई जो है ये हो गई थी 2.8 किलोमीटर, जो कि भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन थी। इसमें वैगन्स की संख्या थी 251। तो 251 वैगन के साथ इसको रवाना किया गया था। यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि इसको कौन से 2 शहरों के बीच में पहली बार टेस्ट किया गया था? नागपुर से लेकर कोरबा। नागपुर है महाराष्ट्र में और कोरबा है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किसे पहली बार प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार दिया गया है। पीसी महालनोबिस खुद एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो इन्हीं के नाम पर यह पहली बार दिया गया है। तो किसको दिया गया है? ये हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन। चक्रवर्ती रंगराजन। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? यह क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है उतना आसान भी है। इसके नाम में ही लिखा है जोरम, यानी कि यह बनाया गया है मिजोरम राज्य में। और कौन से जिले में बनाया गया है? मिजोरम के जिले का नाम है कोलासिब। तो कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है और ये इस राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है। वैसे भी आपको पता होगा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भी जोरम से ही शुरू होता है। उनका नाम है जोरम थंगा। तो ऐसे आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे ही केरल में यहाँ का पहला मेगा फूड पार्क बनाया गया है पलक्कड़ जिले में और इसका नाम है किन्फ्रा मेगा फूड पार्क। किन्फ्रा मेगा फूड पार्क जो है ये केरल में बनाया गया है। सो दोनों आपको याद रखने। IL-76 विमान के लिए किस संस्था ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? तो ये जो P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम है इसके जरिए कहीं भी 7 टन वजन तक के सुरक्षा उपकरणों को ड्रॉप कराया जा सकता है और इस सिस्टम को IL-76 एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। तो इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके इस समय अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से लगभग 7 टन तक के सुरक्षा उपकरणों को कहीं भी IL-76 एयरक्राफ्ट से नीचे गिराया जा सकता है। इस P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को पूरी तरीके से भारत में ही बनाया गया है और अभी इसको इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर आपको भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम बताना है जिसको मानव परीक्षण की मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब इसको
इंसानों के ऊपर टेस्ट किया जा सकता है। तो इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, COVAXIN। यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि इस वैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया है, तो इस कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। ये हैदराबाद की एक कंपनी है, भारत बायोटेक। साथ में इसने हेल्प ली है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये जो संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में है। तो इन दोनों की हेल्प से भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन। हाल ही में एक किताब लिखी गई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसको RBI के किस पूर्व गवर्नर ने लिखा है। तो अभी आप जानते हैं भारत के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, लेकिन इससे पहले थे उर्जित पटेल। तो हाल ही में उर्जित पटेल ने ही ये किताब लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। ये जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल होता है ये दिया जाता है विश्व शतरंज महासंघ द्वारा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FIDE। और सबसे पहले जिस भारतीय खिलाड़ी को ये टाइटल मिला था उनको आप जानते ही हैं, विश्वनाथन आनंद। आपको याद होगा इन्होंने कुछ समय पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था माइंड मास्टर, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ऐसे ही भारत के जो सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं इनका नाम है जी आकाश। ये चेन्नई से हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अब इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके सामने तितलियों की 4 प्रजातियों के नाम लिखे हैं। इसमें आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी तितली किसको घोषित किया गया है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये जो बटरफ्लाई है इसको भारत की सबसे बड़ी तितली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके पंखों की लंबाई है 194 मिलीमीटर, यानी कि लगभग 20 सेंटीमीटर। तो इसका कलर देखकर ही आप समझ गए होंगे, इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। इसको हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देखा गया था और अब इसको ये टाइटल दे दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नाम की एप्लीकेशन बनाई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं चीन की कई सारी एप्लीकेशन को बैन किया गया है, उनमें से एक है कैम स्कैनर। तो इसको बैन करने के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ने ऐसा ही एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है सेल्फ स्कैन। तो इसके जरिए आसानी से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जा सकता है। भारत की मशहूर फिल्म शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले ये जो कॉमेडियन थे इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। आपको बताना है कि इनका नाम क्या था। तो इनका असल में नाम था जगदीप। ऐसे ही भारत की फेमस एक्ट्रेस कुमकुम की हाल ही में डेथ हो गई। कुमकुम तो बॉलीवुड में इनका नाम था, लेकिन असल में इनका नाम था ज़ैबुन्निसा। ये बिहार के हुसैनाबाद से थी। इन्होंने मदर इंडिया, कोहिनूर और ऐसी 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की किस 13 वर्षीय छात्रा को मानवीय कार्यों के लिए डायना पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है फ्रेया ठकराल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। विजडन द्वारा 21वीं सदी की भारतीय टीम का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसको चुना गया है। इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब यह है कि साल 2000 के बाद से लेकर अब तक भारतीय टीम के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन चुने गए हैं बाय विजडन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रविंद्र जडेजा। ये तो भारत की बात है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसको चुना गया है, तो आंसर होगा मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका से हैं। किस राज्य में 1 से लेकर 15 जुलाई तक किल कोरोना नाम का अभियान चलाया गया था। तो ये अभियान चलाया गया था मध्य प्रदेश में, ताकि मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इनमें से किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल बनाने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जिस तरीके से केंद्र में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है CISF, ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसीजन लिया है कि यहाँ पर औद्योगिक सुरक्षा के लिए UPSSF की स्थापना की जाएगी, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसका हेडक्वार्टर होगा लखनऊ में। तो इसका काम क्या होगा,
इसका काम ये होगा कि राज्य के जो भी न्यायालय हैं, जो भी बैंक्स हैं या मेट्रो स्टेशन हैं, इन सब की सुरक्षा करने का काम होगा यूपीएसएसएफ का। बताया जा रहा है कि यूपी के इस विशेष बल के पास यह भी अधिकार होगा कि मजिस्ट्रेट के बिना वारंट या फिर आदेश के किसी की भी तलाशी ले सकते हैं या फिर किसी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। आपको बताना है कि ये जो जयगांव है ये कौन से राज्य में स्थित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पड़ोसी देश अपना भूटान है, यह जिस भी देश के साथ व्यापार करता है उनमें से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है भारत के साथ में। कहने का मतलब यह है कि भूटान के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत। तो क्या हुआ है कि जुलाई महीने में भारत और भूटान के बीच एक नया ट्रेड रूट खोला गया है ताकि जो आज के समय मार्ग बने हुए हैं उन पर वाहनों का दबाव कम हो। तो ये जो नया ट्रेड रूट खोला गया है ये भारत के जयगांव से लेकर भूटान के पसाका के बीच में बनाया गया है। सवाल यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि ये जो जयगांव है भारत में ये कौन से राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जयगांव से लेकर भूटान के पसाका को जोड़ता है यह जो नया ट्रेड रूट बनाया गया है। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की करेंसी है नगुल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। तो भारत में पहली बार लाइकेन पार्क बनाया गया है उत्तराखंड में। एक्चुअल में क्या है कि उत्तराखंड के अंदर 600 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं लाइकेन की, और इसी कारण से इनके संरक्षण के लिए और इनका संरक्षण जरूरी क्यों है ये बताने के लिए लाइकेन पार्क विकसित किया गया है उत्तराखंड में। ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये उत्तराखंड के मुंशियारी नाम की जगह पर बनाया गया है। और ये मुंशियारी नाम की जो जगह है ये पिथौरागढ़ जिले में है। तो इतना आपको याद रखना है, उत्तराखंड में ही भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क भी बनाया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रुबेला इन दोनों बीमारियों को समाप्त करने वाले पहले 2 देश कौन से बने हैं। देखिए जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने दुनिया के सारे देशों को अलग अलग रीजन में डिवाइड किया हुआ है अपने हिसाब से। तो इसका जो साउथ एशिया वाला रीजन है इसमें टोटल आते हैं 11 देश। अब इन 11 देशों में भारत भी शामिल है। तो इन 11 देशों ने डिसाइड किया था कि साल 2023 तक ये इन दोनों बीमारियों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, खसरा और रुबेला ये दोनों ही संक्रामक बीमारियां हैं और ये वायरस से होती हैं। तो इनमें से 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने समय से पहले ही ये लक्ष्य अचीव कर लिया है। ये 2 देश हैं मालदीव और श्रीलंका। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए किस शहर में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया है दिल्ली के अंदर। वैसे तो कई सारे अब तक राज्यों में बन चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया था दिल्ली में। इसमें होगा क्या, तो जो लोग कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं उनका प्लाज्मा यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा और फिर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो कोविड-19 के दूसरे मरीज हैं उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सो देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया है दिल्ली के अंदर। किस देश ने कोरोसेवर नाम की दुनिया की सबसे किफ़ायती कोविड-19 टेस्ट किट लॉन्च की है। यहाँ पर आप इसको देखकर समझ गए होंगे इसको, क्योंकि IIT दिल्ली ने बनाया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत। भारत ने कोरोसेवर नाम की टेस्ट किट बनाई है। भारत किस देश के साथ मिलकर एक रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करेगा जो कि केवल 30 सेकंड के अंदर ही कोविड-19 का पता लगा सकती है। तो इसके लिए भारत इजराइल के साथ मिलकर काम करेगा। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी SDG सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य। तो यूनाइटेड नेशंस ने टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनको सारे देशों को 2030 तक अचीव करना है। तो 2030 तक तो अचीव करना है, लेकिन उस दिशा में सारे देश काम कर रहे हैं कि नहीं और उन्होंने कितना काम किया है ये चेक करने के लिए यूनाइटेड नेशन हर साल ये SDG इंडेक्स जारी करता है। इसमें यूनाइटेड नेशन के जो सारे मेंबर कंट्रीज हैं टोटल 193, इन सब की यहाँ पर रैंकिंग देखी जाती है। इनको 100 में से कुछ अंक दिए जाते हैं और उसी के आधार पर इनकी रैंकिंग बनाई जाती है। तो अब पूछा जा रहा है कि 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं
यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 193 देशों में से नंबर 1 स्थान हासिल किया है स्वीडन ने, क्योंकि इसका स्कोर सबसे ज़्यादा है 84.72। फिर उसके बाद है दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर है फिनलैंड, और ये तीनों ही देश यूरोपियन देश हैं। अब भारत की बात की जाए तो भारत का इसमें स्कोर है 61.92 और इस स्कोर के साथ भारत की रैंक है 117। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इंडिया की रैंक क्या है, आंसर होगा 117। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला सवाल है, जुलाई 2020 में किस राज्य की पुलिस ने साइबर नाम का अभियान चलाया था? तो साइबर नाम का जो अभियान है ये खासकर महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराधों से बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ये पूरे 1 महीने तक चला, जुलाई महीने में इसको शुरू किया था तेलंगाना की पुलिस ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस राज्य की सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? नेकर सम्मान योजना या आप इसको बोल सकते हैं बुनकर सम्मान योजना। तो इसमें क्या है कि जो राज्य के वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो। तो इसको शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। तो कर्नाटक ने ये जो स्कीम शुरू करी है इसमें राज्य के बुनकरों को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 2000 रुपये दिए जाएंगे, ये एक डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली स्कीम है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि यहाँ पर बात हो रही है KVIC की। तो हाल ही में KVIC ने इनमें से किस शहर में अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस सेंटर में क्या होगा। यहाँ पर बेसिकली फुटवियर बनाने वाले चमड़ा कारीगरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये जो ट्रेनिंग होगी ये 2 महीने के लिए KVIC प्रोवाइड करेगा। इस 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो ये जो सेंटर बनाया गया है ये दिल्ली के अंदर बनाया गया है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि भारत का पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है दिल्ली के अंदर। दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें 10,000 बेड की सुविधा है। तो आप सभी जानते हैं ये बनाया गया है दिल्ली के छतरपुर में। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स यानी कि IAA, इन्होंने वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किस भारतीय को चुना है? ये जो वान कर्मन पुरस्कार होता है ये IAA द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो 2020 के लिए चुना गया है भारत की इसरो के अध्यक्ष के सिवान को। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पुरस्कार जो है अभी इनको दिया नहीं गया है, लेकिन मार्च 2021 में इनको पेरिस में सम्मान दिया जाएगा। वान कर्मन पुरस्कार 2020 के सिवन। एक योजना हाल ही में स्टार्ट हुई है जिसका नाम है बलराम योजना, और इसमें भूमिहीन किसानों को ऋण दिया जाएगा, यानी कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनको ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो सवाल यह है कि इसको कौन से राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसको शुरू किया है नवीन पटनायक की सरकार ने, यानी कि ओडिशा गवर्नमेंट ने। अब ये जो बलराम योजना है इसमें क्या होगा, इसमें अगले 2 सालों के अंदर अंदर 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर भी होगा ओडिशा, क्योंकि ओडिशा की सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके तहत सरकारी भूमि की निगरानी की जाएगी। उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी और AI का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इस सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है BLUIS, यानी कि भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। तो इससे अगर कोई भी सरकारी जमीन का अतिक्रमण करता है तो उसकी जानकारी सरकार को हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनको पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है, हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है नवीन पटनायक को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? वैसे तो अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसको बोला जाता है शिक्षा मंत्रालय, और इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो भारत के अंदर अगर डिजिटल क्लासेस स्टार्ट करनी है
तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या हैं ये बताने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसका नाम था प्रज्ञाता नाम से गाइडलाइन जारी की गई थी। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से किस मंत्रालय ने कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाशने में हेल्प करने के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया है? असीम पोर्टल जो है इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग। अब ये जो असीम नाम का पोर्टल स्टार्ट किया गया है इसके तहत भारत के जो लोग स्किल्ड हैं, जिनके पास कौशल है, उनको जॉब दिलाने में हेल्प की जाएगी। तो इसी से आप समझ गए होंगे कि इसको लॉन्च किया है भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। अगला सवाल है, ये क्वेश्चन इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ये बताना है कि किस देश के रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। देखिए, जो ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, उसके लिए लगाया जाता है ओवरहेड इक्विपमेंट। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वायर गए हुए हैं और जैसा कि आप सभी जानते होंगे जो ट्रेन होती है उसके ऊपर लगा होता है पेंटोग्राफ, और ये जो पेंटोग्राफ होता है ये इस वायर के साथ टच होकर चलता है जिससे इसको एनर्जी मिलती है। अब ये जो वायर होता है इसमें बिजली कहाँ से आती है, तो इसमें किसी पावर प्लांट से बिजली भेजी जाती है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो या फिर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो। लेकिन ऐसा पहली बार किया गया है जब इसको डायरेक्टली सोलर पावर प्लांट से एनर्जी दी गई है। तो ऐसा भारतीय रेलवे ने करके दिखाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भारत। अब इसके लिए जो सोलर पावर प्लांट बनाया गया है ये कहाँ पर बना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के बीना में। मध्य प्रदेश के बीना में ये सोलर पावर प्लांट बनाया गया है जिससे इसको डायरेक्टली पावर दिया गया है। इसको इंडियन रेलवेज ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ बनाया है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे ने खुद को साल 2030 तक नेट जीरो पर लाने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन रेलवे बनाना चाहती है रेलवे 2030 तक खुद को। तो इस दिशा में ये पहल काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछले वाले से आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ पर मैंने इनको एक साथ रखा है। इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 10 जुलाई के दिन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया? तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया गया है मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअल में ये एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट है। इसकी क्षमता है 750 मेगावाट और ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के रीवा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लगभग यहाँ पर 6.4 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर बनाया गया है। इसको बनाने में लगभग लागत आई है 4,500 करोड़ रुपए और माना जा रहा है कि इस एक सोलर पावर प्लांट से हर साल 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। तो इतना आपको याद रखना है और पिछले क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो सोलर पावर प्लांट है इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट। इसको इंडियन रेलवेज ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया है मध्य प्रदेश के बीना में। तो दोनों मध्य प्रदेश में ही बने हैं, लेकिन ये बना है बीना में, जबकि ये 750 मेगावाट का जो पावर प्लांट है ये बनाया गया है रीवा में। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में किस देश की नेशनल असेंबली ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दी है? और अगर ये बिल पास हो जाता है यानी कि ये बिल एक्ट बन जाता है तो भारत के लगभग 8 लाख लोगों को ये देश छोड़ना पड़ेगा। ये देश कौन सा है? ये देश है कुवैत। इनमें से कौन से देश ने एलिमेंट्स नामक अपना पहला स्वदेशी सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये इस देश में लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। इसका नाम है एलिमेंट्स और इसको लॉन्च किया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत। और ये जो एप्लीकेशन है इसको बेंगलुरु की एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है सेमुरू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसी ने इसको बनाया है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई भी चीज़ बनानी है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कंट्री कौन सा होगा, इसी के लिए यह इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो 2020 के लिए ये जो इंडेक्स जारी किया गया है
इसमें टोटल 48 देशों को रैंक किया गया है और भारत की रैंक है तीसरी। यहां पर आप देख सकते हैं 2020 में चाइना है नंबर 1, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है अपना भारत। तो पिछले बार भारत चौथे स्थान पर था, इस बार भारत ने 1 पायदान की ग्रोथ की है। बाय द वे इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, यहां पर आप देख सकते हैं ये अमेरिका की एक कंपनी है क्यूसमैन एंड वेकफील्ड, ये इसको हर साल जारी करती है। संविधान संशोधन को मंजूरी मिलने के साथ ही व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, ये कौन से साल तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं? तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, ये अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। ऐसा इन्होंने संशोधन किया है अपने संविधान में। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का 16 जुलाई को सफल परीक्षण किया है? तो ये जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है, इसका नाम रखा गया था ध्रुवास्त्र, जो कि आप जानते हैं नाग मिसाइल का जो हेलीकॉप्टर वर्जन है जिसको हेलिना बोलते हैं, उसी का ये एक एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया है? यानी कि इस राज्य में काफी बड़े लेवल पर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोविड-19 के जो बीमार लोग हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये राज्य है महाराष्ट्र। इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना स्टार्ट की है? तो जैसा कि इसका नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका काम क्या होगा, यानी कि लोगों को उनके घर पर ही राशन की होम डिलीवरी की जाएगी, उनको राशन के लिए दुकान पर नहीं जाना होगा। तो ऐसी योजना स्टार्ट की है अरविंद केजरीवाल ने, यानी कि दिल्ली की सरकार ने। यहां पर आपके सामने 4 IITs के नाम लिखे हैं, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT कानपुर और IIT गांधीनगर। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस IIT संस्थान ने एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उपकरण विकसित किया है जिसका नाम रखा गया है शुद्ध। यहां पर आप इसको देख भी सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताऊंगा, इससे आपको यह पता चलेगा कि ये काम कैसे करता है। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो शुद्ध जो है इसका फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। तो इससे आपको समझ आया होगा कि ये जो डिवाइस बनाया गया है ये अल्ट्रावायलेट किरणों के जरिए कमरे को सैनिटाइज करता है। दूसरी चीज, इसको स्मार्टफोन से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसको बनाया किसने है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको बनाया है IIT कानपुर ने। ऐसे ही आपको पता होगा DRDO ने भी एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था UV ब्लास्टर। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है और इसी के साथ मैं आपको इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि भारत के किस पड़ोसी देश में विक्रम दुरईस्वामी को भारत का राजदूत बनाया गया है? तो भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, यहां पर भारत के नए राजदूत बने हैं विक्रम दुरईस्वामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपके सामने इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और इनका आंसर खुद से सोचना है। तो आई होप आपने इनका आंसर सोच लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव बने हैं राजेश भूषण। इनसे पहले थी प्रीति सूदन, लेकिन उनके बाद अब बने हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव राजेश भूषण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं P प्रवीण सिद्धार्थ। HCL टेक्नोलॉजीज, इसकी नई अध्यक्ष बनी है रोशनी नादर मल्होत्रा। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नादर मल्होत्रा, ये शिव नादर की बेटी हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, आप जानते हैं इस समय भारत में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनमें से एक है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसके नए MD और CEO कौन हैं? नए MD और CEO बने हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत में इस समय 10 महारथन कंपनियां हैं, उनमें से एक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य, इनसे पहले आपको पता होगा संजीव सिंह थे, लेकिन अब बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। और यहां पर आप इन सबको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए विभिन्न देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है? तो ये जो एयर बबल्स है ये एक टर्म है, इसको भारत ने ही शुरू किया है। इसका मतलब ये है कि भारत जिस भी देश के साथ
एयर बबल्स एग्रीमेंट करेगा उसके साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से इनको स्टार्ट किया जा रहा है और उसी के लिए ये एयर बबल्स एग्रीमेंट किया जा रहा है। अभी तक ये कई सारे देशों के साथ किया भी जा चुका है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ यानी कि गोल्डन टाइगर किस राज्य में देखा गया था। यहाँ पर आप भी इसको देख सकते हैं। ये हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वैसे तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर टाइगर्स भी पाए जाते हैं। तो इसी में एक गोल्डन टाइगर को यहाँ पर देखा गया था। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम के अंदर है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा असम। अब ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया था। तो इस तरीके से वहाँ पर एक किसान ने, वहाँ के स्थानीय किसान ने बालासोर के अंदर, बालासोर आप जानते हैं ओडिशा के अंदर है, यहीं से मिसाइल्स वगैरह टेस्ट की जाती हैं। तो बालासोर में ही एक स्थानीय किसान ने इसको सबसे पहले देखा था, तो इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा में ये देखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं। इसमें यह पूछा जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 को किस देश में आयोजित किया गया है। तो इस बार का जो आईपीएल है ये भारत में न होकर ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि यूएई में। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखने वाले हैं। इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने मेडिकैब नाम का एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। पोर्टेबल अस्पताल का मतलब ये है कि इसको कहीं पर भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। बहुत ही कम लोग लगते हैं और कहीं भी इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसको बनाया है भारत के सबसे बेस्ट आईआईटी इंस्टीट्यूट ने यानी कि आईआईटी मद्रास, क्योंकि जो NIRF रैंकिंग जारी होती है उसके हिसाब से ये भारत का बेस्ट आईआईटी संस्थान है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे आते हैं। तो सवाल ये है कि भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भारतीय मूल की एक नर्स हैं जो कि सिंगापुर में हैं। तो इनको वहाँ पर कोविड-19 के दौरान सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है कला नारायण सामी। कला नारायण सामी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत की जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो इसने बीमा कंपनियों को विशेष रूप से कोरोना के लिए किस नाम से एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी है। यानी कि इरडा ने सारी बीमा कंपनियों को ये कहा है कि वो विशेष रूप से कोरोना वायरस के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराएं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इस बीमा पॉलिसी का नाम क्या है। इसका नाम रखा गया है कोरोना कवच। कोरोना कवच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको दो बेसिक बातें याद रखनी है। एक तो ये कि इसमें 18 से 65 साल की उम्र के लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इसमें कोई भी व्यक्ति 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा ले सकता है। 50,000 से लेकर 5 लाख। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना है कि इस समय इसके अध्यक्ष कौन हैं। अगर आपने वर्तमान में कौन क्या है की वीडियो देखी होगी तो आपको डेफिनेटली पता होगा। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब यह है कि इंडियन नेवी ने खुद के इस्तेमाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया है। तो ये कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया है एझिमाला केरल में। एक्चुअल में एझिमाला केरल में ही इंडियन नेवल एकेडमी है, जहां पर आप जानते हैं भारतीय नौसेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहीं पर ये सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। इसकी क्षमता भी आपसे पूछ सकते हैं। इसकी क्षमता है 3 मेगावाट। तो अभी तक मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 3 सोलर पावर प्लांट के बारे में बताए हैं। आपको डेफिनेटली याद होगा। एक तो इंडियन रेलवे ने बनाया है जिसकी क्षमता है 1.7 मेगावाट। ये बनाया गया है बीना मध्य प्रदेश में। और दूसरा था जिसको प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, जिसकी क्षमता थी 750 मेगावाट, और ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के ही रेवा में। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए किस देश के साथ सौदा किया था। ये जो डील हुई थी ये साल 2016 में हुई थी, लगभग 59,000 करोड़ रुपए की। 59,000 करोड़ रुपए में डील हुई थी।
इसमें 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाने थे। तो भारत कौन से देश से राफेल विमान खरीद रहा है? आंसर होगा फ्रांस। और इसको फ्रांस की जिस कंपनी ने बनाया है इसका नाम है डसाल्ट एविएशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 36 राफेल विमानों के लिए समझौता हुआ है, तो इनमें से 5 विमान जो हैं ये भारत को मिल चुके हैं। 5 विमान सबसे पहले आए थे भारत में 29 जुलाई को उनको भारत में लाया गया था और 10 सितंबर को इनको ऑफिशियली भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। अब सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इनको भारतीय वायुसेना में कौन से एयरबेस पर शामिल किया गया है? तो आंसर होगा अंबाला एयरबेस। अंबाला एयरबेस का जो स्क्वाड्रन नंबर 17 है, जिसको गोल्डन एरो बोला जाता है, वहीं पर इसको शामिल किया गया है। और इस अवसर पर जो फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस पार्ली, वो भी भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। तो इतना आपको याद रखना है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये जो 36 राफेल विमान भारत को मिल रहे हैं, इनमें से 30 होंगे फाइटर विमान और 6 होंगे ट्रेनर, यानी कि जो ट्रेनर वाले होंगे इनमें होंगी 2 सीट्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए आसान हो गया है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि 10 सितंबर के दिन 5 राफेल लड़ाकू विमानों को किस एयरबेस पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा अंबाला एयरबेस। अंबाला एयरबेस कहां पर है? यह है हरियाणा में। अगला सवाल, चीन की सीमा पर सटीक निगरानी करने के लिए किस संस्था ने भारतीय सेना को भारत नाम का ड्रोन सौंप दिया है? तो भारत नाम का एक ड्रोन बनाया है डीआरडीओ ने और इसको इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया गया है। एक नौसेना अभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार नौसेना अभ्यास। वैसे तो स्टार्टिंग में इसमें 2 देश शामिल थे, अपना भारत और अमेरिका, लेकिन बाद में इसमें जापान को भी शामिल कर लिया गया था। लेकिन अभी इसमें एक चौथे देश को भी शामिल करने की बात चल रही है। आपको बताना है कि यह देश कौन सा है। यह देश है ऑस्ट्रेलिया। सीबीएसई ने कक्षा 11 और 12 के लिए किस कंपनी के सहयोग से एआई पाठ्यक्रम एकीकृत किया है? इसका मतलब यह है कि सीबीएसई ने कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए एक एआई पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है, यानी कि ये बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसके लिए सीबीएसई ने किसके साथ सहयोग किया है? तो इस एआई कोर्स को तैयार करने के लिए सीबीएसई ने आईबीएम के साथ समझौता किया है। आंसर होगा आईबीएम। आईबीएम में इस समय भारतीय मूल के सीईओ हैं जिनका नाम है अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा इसके सीईओ हैं और सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कि सीबीएसई ने इनमें से कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है ताकि भारत के 1 मिलियन टीचर्स को डिजिटल क्लासेस स्टार्ट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। तो भारत के 10 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो डिजिटल क्लासेस स्टार्ट कर सकें। तो ये समझौता किया है सीबीएसई ने गूगल के साथ। तो दोनों आपको अलग अलग याद रखने हैं। एआई पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आईबीएम के साथ और भारत में टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ताकि डिजिटल क्लासेस वो स्टार्ट कर सकें, इसके लिए गूगल के साथ समझौता किया गया है। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने की अनाउंसमेंट की है? कहने का मतलब ये देश अपने आप को ऑफिशियली WHO से बाहर कर लेगा। तो आई होप आपने इसका आंसर किया होगा। आंसर है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका लगातार WHO को ब्लेम कर रहा था कि ये चीन के फेवर में काम कर रहा है और इसीलिए आपको पता होगा WHO ने इसकी फंडिंग पर भी रोक लगा दी थी, जबकि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा फंडिंग देता है WHO को। तो अब से अमेरिका जो है ये अगले साल 6 जुलाई 2021 से WHO से ऑफिशियली अलग हो जाएगा। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा शहर में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जिसने 3D प्रिंटिंग के जरिए एक एयरक्राफ्ट का इंजन तैयार किया है और इस इंजन को एक एयरक्राफ्ट में यूज करके सफलतापूर्वक इसको उड़ाकर भी दिखाया है। तो ये कौन सा देश है? इस देश के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और इसी देश ने कोविड-19 की पहली वैक्सीन को भी रजिस्टर किया है जिसका नाम है स्पुतनिक वी। तो आप देश समझ गए होंगे, ये देश है रूस। निम्न में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 25वां पर्यवेक्षक सदस्य बन गया है? देखिए जो WTO है
इसमें टोटल 164 सदस्य देश हैं जिनमें भारत भी है, लेकिन इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज की संख्या है 25। तो अभी जो 25वां ऑब्जर्वर कंट्री बना है इसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी है अशगाबाद। WTO का हेडक्वार्टर वहीं पर है जहां पर WHO का है, यानी कि जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब यहां पर हम उस क्वेश्चन को देखेंगे जो कि इस महीने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी महीने में 3 देशों ने अपने मार्स मिशन लॉन्च किए हैं। तो सवाल यह है कि जुलाई 2020 में किस देश ने मंगल ग्रह के अध्ययन करने के लिए अपना मिशन भेजा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 देशों ने अपने मार्स मिशन लॉन्च किए हैं। तो ये देश हैं चीन, अमेरिका और UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि इन देशों ने अपना मिशन कब लॉन्च किया है। सबसे पहले लॉन्च किया था 19 जुलाई के दिन UAE ने, फिर उसके 4 दिन बाद चीन ने लॉन्च किया था 23 जुलाई को, फिर इसके 7 दिन बाद अमेरिका ने लॉन्च किया था 30 जुलाई को। तो आप देख सकते हैं 11 दिन के अंदर अंदर ही तीनों मिशन लॉन्च किए गए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके मिशन के नाम क्या हैं। जैसे कि चीन का जो मिशन भेजा है इसका नाम है तियानवेन-1। ये मैं काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है, तियानवेन-1। अमेरिका ने जो मिशन भेजा है इसका नाम है मार्स 2020। ऐसे UAE ने जो अपना मिशन भेजा है इसका नाम है होप, HOPE। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक एक मिशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है एमिरेट्स मार्स मिशन होप। तो आप समझ गए होंगे इसको लॉन्च किया है UAE ने। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो UAE है ये पहला अरब देश बना है जिसने मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए कोई मिशन भेजा है। ठीक है, इस मिशन में सिर्फ एक ही चीज़ भेजा गया है, ऑर्बिटर। यानी कि ये जो ऑर्बिटर होगा ये मंगल ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाएगा और मार्स के सरफेस की स्टडी करेगा। ठीक है, जिस तरीके से अपना मंगलयान गया था वैसे ही UAE ने भेजा है होप मिशन। यहाँ पर आप जो रॉकेट देख रहे हैं ये UAE का रॉकेट नहीं है, बल्कि ये जापान का रॉकेट है। एक्चुअल में UAE के पास अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपना खुद का मार्स मिशन लॉन्च कर सके, इसीलिए UAE ने इसके लिए जापान की हेल्प ली है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट मिशन। दूसरा मिशन है तियानवेन-1, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसको लॉन्च किया है चाइना ने। नाम से भी आप समझ सकते हैं। तो इसको 23 जुलाई को लॉन्च किया गया और इसमें रॉकेट इस्तेमाल किया गया था लॉन्ग मार्च 5, जो कि चाइना का सबसे भारी भरकम रॉकेट है। तो इसको चाइना ने अपनी पूरी ताकत से लॉन्च किया है। इसमें पहली बार में चाइना ने कोशिश की है कि तीनों चीज़ों को लॉन्च कर दिया जाए, जिसमें शामिल होगा ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। यहाँ पर आप पहचान सकते हैं कौन सा क्या है। ये है ऑर्बिटर, ये है लैंडर और इसमें से यहाँ से निकलेगा रोवर। तो ये वाला है रोवर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मार्स 2020 की, जिसको नासा ने लॉन्च किया है, यानी कि ये अमेरिका का मिशन है। इसको सबसे आखिर में 30 जुलाई को लॉन्च किया गया। और एक चीज़ यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर लैंड करेगा। मंगल ग्रह पर ये जिस जगह पर लैंड करेगा उसका नाम है जेजरो क्रेटर। नासा के इस मिशन में 2 चीज़ें शामिल हैं। एक तो है रोवर जिसका नाम रखा गया है परसेवरेंस, और दूसरा होगा मार्स हेलीकॉप्टर। ये पहली बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि किसी दूसरे ग्रह पर किसी विमान को उड़ाया जाएगा। तो मार्स हेलीकॉप्टर जो है ये भी इसमें शामिल होगा। इसका नाम रखा गया है इनजेन्युइटी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनका नाम डिसाइड करने के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया था, और इसमें जो मार्स हेलीकॉप्टर नाम दिया है इनजेन्युइटी, इसको भारतीय मूल की एक छात्रा ने नाम दिया है। तो उनका नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। उनका नाम है वणिजा रूपानी। तो अभी तक मैंने आपको इन तीनों मिशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं कि इस पर कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला क्वेश्चन है मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE। अच्छा, UAE ने इस मिशन को लॉन्च किया है, तो इस मिशन का नाम क्या है। UAE का जो पहला मंगल मिशन है इसका नाम क्या है। इसका नाम रखा गया है होप। अगला सवाल,
यूएई ने किस देश की मदद से अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो यूएई ने इसके लिए मदद ली है जापान की। अगला सवाल, नासा द्वारा मार्स 2020 मिशन को किस दिन लॉन्च किया गया? तो अगर आपसे डेट पूछी जाए तो यही 3 डेट आपको याद रखनी है। 19 जुलाई को लॉन्च किया था यूएई ने, 23 जुलाई को लॉन्च किया था चाइना ने तियानवेन-1 और 30 जुलाई को लॉन्च किया है नासा ने मार्स 2020। तो इसका आंसर होगा 30 जुलाई। अच्छा, 30 जुलाई को ये जो नासा ने मार्स मिशन लॉन्च किया है मार्स 2020, इसमें जो रोवर भेजा गया है उस रोवर का नाम क्या है? तो रोवर का नाम है परसेवरेंस, जिसका मतलब होता है लगन। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? नासा ने जो पहली बार मंगल हेलीकॉप्टर भेजा है इसका नाम रखा गया है इनजेन्युइटी। अब इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि भारतीय मूल की किस 17 वर्षीय छात्रा ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है, जिसका नाम दिया है इनजेन्युइटी। तो इस छात्रा का नाम है वनीजा रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या है? तो चाइना ने जो अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है इसका नाम है तियानवेन-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जुलाई को चीन के तियानवेन मिशन को लॉन्च किया गया, ठीक है। इनमें से कौन सा एक इस मिशन का हिस्सा नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, चीन के इस तियानवेन मिशन में 3 चीज़ें शामिल हैं, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर, लेकिन इसमें मार्स हेलीकॉप्टर शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग मार्स मिशन की बात कर रहे हैं तो अपना मंगलयान भी एक बार देख लेते हैं। ये भारत का पहला मार्स मिशन था और भारत ने पहले ही प्रयास में इसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था। आपको पता होगा इसमें लगभग केवल 450 करोड़ रुपए का खर्च आया था। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ को भेजा गया था, ऑर्बिटर को। ये आज भी काम कर रहा है क्योंकि अभी अभी इसने फोबोस की एक पिक्चर निकाली है, इसी कारण ये जुलाई महीने में न्यूज़ में था। मंगलयान मिशन को 5 नवंबर 2013 को PSLV XL C-25 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। और इतना ही नहीं, इस समय जो भारत में सबसे बड़ा करेंसी डिनोमिनेशन है 2000 रुपये का, तो 2000 रुपये की नोट पर भी ये ऑर्बिटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भारत का मंगलयान है इसकी पिक्चर यहाँ पर बनी है। मंगलयान मिशन को अब काफ़ी साल हो गए हैं, अब इसीलिए मंगलयान 2 मिशन को भी लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है। 2024 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें यह पूछा जा रहा है कि मंगल ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है जो हाल ही में खबरों में था। तो इसका नाम क्या है? देखिए, एक्चुअल में मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। फोबोस बड़ा है और डीमोस छोटा है। इसके अलावा जो फोबोस है ये इसके सबसे नज़दीक भी है और इसी की पिक्चर हाल ही में मंगलयान मिशन ने निकाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इन सभी मार्स मिशन के बारे में याद रखना है आपको। अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, आंसर है प्रवासी रोजगार ऐप। तो जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से वापस आए हैं उनकी मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की थी एक्टर सोनू सूद ने। गूगल कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 33,737 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कितने % हिस्सेदारी खरीद ली है? तो जैसा कि आपको पता होगा, जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक ने खरीदा है 9.99% और अभी गूगल ने खरीदा है 7.73%। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि किस देश ने निमोनिया के लिए न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन विकसित की है और ये निमोनिया के लिए इस देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। तो इसको किसी और देश ने नहीं बल्कि भारत ने ही बनाया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। पुणे के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट इंडिया लिमिटेड। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट इंडिया लिमिटेड। इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने मनोदर्पण नाम की पहल शुरू की है? अब ये जो मनोदर्पण नाम की पहल है ये छात्रों में उनकी मेंटल हेल्थ की देखभाल करने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो इतने से आप समझ गए होंगे कि इसको लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जिसको अब बोलते हैं शिक्षा मंत्रालय, और इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक।
सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता कौन हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो पुरस्कार होता है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। वैसे ये अवार्ड काफ़ी दुर्लभ है, बहुत ही कम लोगों को मिलता है। साल 2015 में इसको शुरू किया गया था, तो 2015 में दिया गया था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 5 साल में एक बार दिया जाता है, यानी कि अब ये सीधे दिया गया है 2020 में, इसके बाद दिया जाएगा 2025 में। और वो भी एक साल में 2 लोगों को ही दिया जाता है, एक महिला को और एक पुरुष को। इस बार जिन 2 लोगों को दिया गया है उनमें से एक हैं मारियाना वी वार्दीनोइनिस, ये ग्रीस से हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं मॉरिसाना कोएट, ये हैं गिनी से। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए और बी दोनों, मॉरिसाना कोएट और मारियाना वार्दीनोइनिस। चलिए अगला सवाल आप देखते हैं। हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है और इसको भारत के केंद्रीय मंत्री ने लिखा है। इस बुक का टाइटल है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, एस जयशंकर। अब ये क्वेश्चन अगेन रेलवे से है। इसमें आपको ये बताना है कि डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग किस देश में बनाई जा रही है? तो इसका आंसर होगा अपना भारत। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो नॉर्मल ट्रेन होती है सिंगल स्टैक की, अगर उसको एक सुरंग से गुजारना है तो सुरंग की गहराई ज़्यादा नहीं रखनी होती है। लेकिन अगर एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है तो उसके लिए फिर सुरंग को और गहरा बनाना होगा। लेकिन अगर इसी ट्रेन को आपको डीजल की बजाय इलेक्ट्रिसिटी से चलाना है और उसको फिर आपको सुरंग से गुजारना है, तो उसके लिए आपको इसको और भी ज़्यादा गहरा करना होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको फिर ट्रेन के ऊपर पेंटोग्राफ लगाना होगा और फिर वो ऊपर से कॉन्टैक्ट वायर के टच होकर चलेगी, राइट। तो आज तक इस तरह की टनल दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, भारत में पहली बार इसको बनाया जा रहा है। वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल। ये कहाँ पर बनाई जा रही है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये बनाई जा रही है हरियाणा के सोहना नाम की जगह पर, हरियाणा में इसको बनाया जा रहा है। अगेन ये क्वेश्चन भी रेलवे से है। भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज रेलवे लोकोमोटिव सौंपे हैं? यानी कि भारत ने बांग्लादेश को रेलवे इंजन दिए हैं कितने? तो भारत ने टोटल 10 रेलवे इंजन दिए हैं हाल ही में बांग्लादेश को। 600 मेगावाट की खोलोंगसू जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के बीच में है? ये जो खोलोंगसू जल विद्युत परियोजना है ये खोलोंगसू नदी पर बनाई जा रही है, जो कि भूटान के अंदर है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भूटान। और अभी हाल ही में भारत और भूटान के बीच में इसको लेकर समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश में श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय बनाया है? भारत की सहायता से यहां पर बनाया गया है। यह देश है नेपाल। किस राज्य की सरकार ने एक योजना शुरू करी है, गोधन न्याय योजना? तो यहां पर आप इसका नाम देखकर ही समझ गए होंगे, इसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या है कि राज्य सरकार हर एक गांव में गौशाला बनाएगी और जो पशुओं के मालिक हैं उनसे गाय का गोबर खरीदेगी 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और फिर उसका वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा, जैविक खाद बनाई जाएगी और फिर उसको आगे सेल किया जाएगा। तो इस तरीके से ये योजना काम करेगी, गोधन न्याय योजना। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्थ्रोस मिशन लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है? तो इसका राइट आंसर होगा नासा। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, ये दिसंबर 2023 में एस्थ्रोस मिशन लॉन्च करेगी। ये जो मिशन होगा इसमें एक फुटबॉल के स्टेडियम के आकार का एक बलून भेजा जाएगा क्षोभ मंडल में, जो कि आप जानते हैं वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है उसको बोला जाता है क्षोभ मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। और इसी बलून के साथ में जो टेलीस्कोप होगा और जो आवश्यक उपकरण होंगे उन सबको इसी के साथ में भेजा जाएगा ताकि रिसर्च को ये कर सके। तो आपको याद रखना है कि जो एस्थ्रोस मिशन होगा इसको लॉन्च करेगी नासा। अमेरिका की किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को सभी अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा बोइंग कंपनी। अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है यही अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर को बनाती है, और भारत ने जितने भी हेलीकॉप्टर के लिए समझौता किया था उन सब की डिलीवरी पूरी कर दी है।
इसके लिए अमेरिका और भारत के बीच में साल 2015 में 3 अरब डॉलर की डील हुई थी। तो अभी जाकर ये कंप्लीट हुआ है। इसमें 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को मिले हैं और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर। काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, आंसर है गुजरात। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसमें टोटल 4 यूनिट हैं। 2 यूनिट जो हैं इनको भारत ने कनाडा की हेल्प से बनाया था, जिनकी क्षमता है 220 मेगावाट। तो ये तो ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन 2 यूनिट को भारत खुद बना रहा है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, जिनकी क्षमता होगी प्रत्येक की 700 मेगावाट। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसमें जो तीसरी यूनिट है ये सामान्य परिचालन की स्थिति में आ गई है, यानी कि अब इससे ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, राइट। तो आपको याद रखना है कि काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है गुजरात में, ये तापी जिले में स्थित है। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 जुलाई के दिन से देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो चुका है। आपको बताना है कि ये जो अधिनियम है, ये जो नया अधिनियम लागू हुआ है, इसने किस पुराने अधिनियम की जगह ली है? तो इसने रिप्लेस किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्रीलंका ने आरबीआई के साथ कितने मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय यानी कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 400 मिलियन डॉलर। 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है श्रीलंका और आरबीआई के बीच में। श्रीलंका के आज के समय प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, और इनके जो छोटे भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे, वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मानवता के लिए साल 2020 के गुलबैंकियन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? वैसे तो ये जो गुलबैंकियन पुरस्कार होता है ये कई सारी फील्ड में दिया जाता है, लेकिन इस साल ये पहली बार ह्यूमैनिटी के लिए भी दिया गया है। तो ह्यूमैनिटी के लिए पहली बार 2020 में शुरू किया गया है, और सबसे पहली बार दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को, जो कि स्वीडन की एक पर्यावरण पत्रकार हैं। और आपको याद होगा साल 2019 में इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था। अब ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा किन 2 भारतीय अमेरिकी व्यक्तियों को 2020 ग्रेट एमिग्रेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्योंकि इन्होंने अमेरिका में इस कोविड-19 महामारी के दौरान काफ़ी इसको कम करने में प्रयास किया है। ऑप्शन देखकर आप एक व्यक्ति का नाम क्लियर कर सकते हैं, राज चेट्टी, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं सिद्धार्थ मुखर्जी, जो कि एक कैंसर वैज्ञानिक हैं। तो इनको अमेरिका में इस कोविड-19 महामारी के दौरान इनके प्रयासों के लिए ये सम्मान दिया गया है। अब अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। आंसर होगा ऑप्शन डी। इनसे पहले थे संजीव सिंह। गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए इनमें से किस राज्य की सरकार ने जुलाई महीने में एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन मुस्कान? तो ऑपरेशन मुस्कान स्टार्ट किया गया था आंध्र प्रदेश में। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है उनका कोविड-19 परीक्षण भी किया गया। तो कहीं कहीं पर आपको इसका नाम देखने को मिल सकता है ऑपरेशन मुस्कान C19। यहाँ पर C19 का मतलब है कोविड-19। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए एक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है लीड? अगर आप इस लीड का फुल फॉर्म जानते हैं तो आप इसका आंसर भी इजीली कर सकते हैं। ये जो ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है लीड नाम से, इसका फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज। ई का मतलब है यहाँ पर ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसमें क्या है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्टडी मटेरियल इस पोर्टल पर अपलोड किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के किस शहर में पहली बार मैन होल क्लीनिंग रोबोट बैंडीकूट का उद्घाटन किया गया है? यानी कि ये जो बैंडीकूट नाम का रोबोट है ये सीवर की सफाई करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसको पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे पहले जिस शहर में लॉन्च किया गया है ये है असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन असम की राजधानी है दिसपुर, तो इसको गुवाहाटी शहर में लॉन्च किया गया है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो रोबोट है इसको बनाया किसने है? इसको बनाया एक स्टार्टअप ने जिसका नाम है जेन रोबोटिक्स। जेन रोबोटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस
किस दिन मनाया जाता है? ये जो इंटरनेशनल टाइगर डे होता है ये हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। इस पर एक रिपोर्ट भी जारी हुई है, डिटेल रिपोर्ट आई है, उस पर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं जुलाई महीने के सबसे इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम। सबसे पहले 1 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। इसकी इस बार थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद 11 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस। इसकी आपको थीम भी याद रखनी है। इसकी इस बार की थीम है स्किल्स फॉर ए रेजिलियंट यूथ। स्किल्स फॉर ए रेजिलियंट यूथ। फिर 26 जुलाई को मनाया गया कारगिल विजय दिवस, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था कारगिल से। तो इस साल इसकी 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद 28 जुलाई को मनाया गया है हेपेटाइटिस दिवस। इसकी इस बार थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता होगा इस साल हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है इस साल हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। क्या आप इनके नाम जानते हैं? एक तो है माइकल ह्यूटन जो कि ब्रिटेन से हैं, और बाकी 2 व्यक्ति हैं अमेरिका से। उनमें से एक का नाम है हार्वे जे आल्टर और दूसरे व्यक्ति हैं चार्ल्स एम राइस। चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे आल्टर और माइकल ह्यूटन, इनको इस साल का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस डे की इस बार थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। यह हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसी दिन एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। इसके बाद 29 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और आखिर में 30 जुलाई को मनाया गया है मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। तो इस महीने में आपने देखा सिर्फ 3 डेज ऐसे हैं जिनकी आपको थीम याद रखनी है। तो इस तरीके से आपको ये आसानी से याद रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड नाम का एक डिवाइस विकसित किया है। तो इसको कलाई पर बांधा जा सकता है और जैसे ही आपके करीब कोई आएगा तो अलार्म के जरिए ये सचेत कर देगा। तो वैली बैंड नाम की जो डिवाइस है इसको बनाया है IIM कोझिकोड ने। सो आंसर होगा IIM कोझिकोड। भारत का जो जहाजरानी मंत्रालय है इसके द्वारा कितने वर्षों के लिए जल मार्ग के उपयोग शुल्क को समाप्त कर दिया गया है? क्योंकि लोग जल मार्ग का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं परिवहन के लिए, इसीलिए इसका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है कि अगले 3 सालों तक जल मार्ग पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस समय भारत के जहाजरानी मंत्री हैं मनसुख मांडविया। पृथ्वी विज्ञान प्रणाली में उत्कृष्टता के लिए जुलाई 2020 में किसको लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है? देखिए, भारत का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है ये हर साल राष्ट्रीय पुरस्कार देता है उन वैज्ञानिकों या फिर उन इंजीनियर्स को जिन्होंने भारत में अर्थ साइंसेस में अपना बेहतरीन योगदान दिया है। तो वैसे तो ये 4-5 कैटेगरी में दिया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ एक, और वो है लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार, यानी कि आजीवन एक्सीलेंस के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रोफेसर अशोक साहनी को। प्रोफेसर अशोक साहनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भारत का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसने हाल ही में मौसम पूर्वानुमान के लिए एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है मौसम ऐप। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। हाल ही में खबरों में रहा देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है असम के अंदर। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने अनाउंस किया है कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अब नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि इसको एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाएगा। और जब ये एक नेशनल पार्क बन जाएगा तो ये असम राज्य का 6वां नेशनल पार्क होगा। साथ ही साथ ये भारत का यानी कि पूरे भारत का 105वां नेशनल पार्क होगा, क्योंकि असम के अंदर अभी के समय 5 नेशनल पार्क हैं और पूरे भारत में 104।
क्या आप बता सकते हैं ये जो असम में 5 नेशनल पार्क हैं ये कौन कौन से हैं? इसी तरीके से असम के अंदर एक पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा और जो देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों हैं असम के अंदर। अभी भारत का जो ऑल इंडिया रेडियो है इसने एक खास चीज़ की है कि अब आप संस्कृत में भी समाचार सुन सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ये हर शनिवार को आता है 20 मिनट के लिए और फिर इसको रविवार के दिन फिर से प्रसारित किया जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू किया गया है इसका नाम क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हफ्ते में एक बार आता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है संस्कृत साप्ताहिकी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से किस शहर में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस की शुरुआत हुई है? बैटरी स्वैपिंग सुविधा का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आप डिस्चार्ज बैटरी लेकर आएंगे और आपको फुल चार्ज बैटरी मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक वाहन की बात हो रही है, उसके लिए बैटरी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत भारत में सबसे पहले शुरू हुई है चंडीगढ़ से, फिर इसको बाद में और भी बड़े बड़े शहरों में लॉन्च किया जाएगा जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, अमृतसर, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज में इसको सबसे पहले शुरू किया गया है चंडीगढ़ में। किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों के अंदर अंदर, यहाँ पर पिछले 2 महीनों का मतलब है मई से लेकर जुलाई महीने के दौरान, लगभग 350 से भी ज़्यादा हाथियों की डेथ हो गई रहस्यमय तरीके से? कहने का मतलब पता ही नहीं चला कि किस कारण से इनकी डेथ हुई है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है बोत्सवाना। यहाँ पर वैसे सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, लगभग यहाँ पर 1,30,000 हाथी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई महीने में किस मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर की 101 साल की उम्र में डेथ हो गई है? तो इनका नाम है अमला शंकर और इनको पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंग विभूषण से भी सम्मानित किया था। तो ये भारत की एक मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। ऐसे ही भारत की एक और मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की डेथ हो गई है, जिनका असली नाम था निर्मला नागपाल, और इनके नाम आज तक बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार हैं, क्योंकि इन्होंने 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है और 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सरोज खान कोरियोग्राफर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम पूर्वानुमान के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई? तो इसके बारे में मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था, आंसर होगा मौसम ऐप। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवेज के एग्जाम्स के लिए। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज के समय दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे स्टेशन का। इसकी लंबाई है 1366 मीटर। लेकिन जल्दी इसका रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि भारत का जो हुबली रेलवे स्टेशन है जो कि कर्नाटक में है, यहाँ का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई को बढ़ाकर किया जा रहा है 1400 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई इससे 34 मीटर ज़्यादा होगी और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यहीं पर आपको पता होगा हाल ही में रेलवे का म्यूजियम भी बनाया गया है और इसका नाम भी अब बदल दिया गया है। इसका अब नाम हो गया है श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर आपके सामने 4 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम लिखे हैं। इसमें आपको उस मुख्यमंत्री का नाम बताना है जिनको शिकागो के रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है। तो इनको आप पहचानते ही हैं। ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिनकी पार्टी का नाम है AIADMK, यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र खड़गम पार्टी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो पिछला वित्तीय वर्ष था 2019-20, उसमें कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था? कहने का मतलब यह है कि 2019-20 में भारत ने किस देश के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार किया था? तो इसका आंसर चीन नहीं होगा, इसका आंसर होगा अमेरिका। 2017-18 तक चीन से भारत का ज़्यादा व्यापार होता था एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बढ़ा दिया है और चीन के साथ कम कर दिया है। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि 2017-18 तक
चीन के साथ में व्यापार ज़्यादा था लेकिन अमेरिका के साथ कम था और 2018-19 से ये डेटा पलट गया है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार बढ़ गया है और चीन के साथ कम हो गया है। इसीलिए 2018-19 से ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि निकारागुआ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में और इसकी स्थापना हुई थी साल 2015 में। भारत सरकार ने किस देश को तपेदिक रोधी दवाओं के रूप में $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? तो इनको आप देखकर ही आंसर समझ गए होंगे। आंसर होगा उत्तर कोरिया, क्योंकि जो किम जोंग उन है ये उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं। एक्चुअल में WHO ने भारत से अपील की थी सहायता राशि के लिए, इसीलिए भारत ने उत्तर कोरिया को इस एंटी टीबी ड्रग्स के रूप में $1 मिलियन की सहायता राशि दी है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना है कि किस देश द्वारा साल 2018 में किए गए बाघों के विशाल सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, आंसर है भारत। तो भारत ने साल 2018 में जो बाघों के गणना के लिए सर्वे किया था, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। लेकिन किस चीज़ के लिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लार्जेस्ट एवर कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे, यानी कि आज तक दुनिया भर में जितने भी वाइल्ड लाइफ सर्वे हुए हैं उसमें इतने ज़्यादा कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये जो सर्वे हुआ था 2018 में, इसमें 141 अलग अलग जगहों पर टोटल 26,838 लोकेशंस पर कैमरा ट्रैप लगाए गए थे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो ये तो रही रिकॉर्ड की बात, लेकिन इस सर्वे के बाद जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसको भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रिलीज किया था, उस पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ कौन से देश में हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भारत, क्योंकि दुनिया में जितने भी बाघ हैं उसका 70% सिर्फ भारत में ही है। भारत में पहली बार बाघों की गणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले बाघों की काउंटिंग हुई थी साल 2006 में। उसके बाद से हर 4 साल में होती है। 2010 में दूसरी बार, 2014 में तीसरी बार और लेटेस्ट जो 2018 में हुई है, ये था इसका चौथा संस्करण। ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के हिसाब से भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो 2018 में जो सेंसस हुआ था, इसके हिसाब से भारत में बाघों की संख्या है 2967। 2967। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2014 में, तब बाघों की संख्या थी 2226। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 33% की ग्रोथ हुई है पिछले 4 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के हिसाब से सबसे ज़्यादा बाघ कौन से राज्य में हैं? तो यहाँ पर आपसे राज्य का नाम पूछा जा रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ हैं। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट इसीलिए इसको बोला जाता है। यहाँ पर बाघों की संख्या है 526। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, यहाँ पर बाघों की संख्या है 524, तो सिर्फ 2 ही कम है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड, यहाँ पर बाघों की संख्या है 442। तो टॉप 3 आपको याद रखने बस। बाघों की आबादी को दोगुना करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो 2010 के अंदर दुनिया के 13 देशों ने जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, इन देशों ने डिसाइड किया था कि साल 2022 तक ये सारे कंट्रीज अपने देश में बाघों की संख्या को डबल कर देंगे। तो सबसे पहले कौन से देश ने किया है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या भारत ने अब तक इसको किया है या फिर नहीं? तो इसका आंसर होगा यस। लेकिन भारत पहला देश नहीं है, भारत है दूसरा देश। तो पहला देश है नेपाल। तो नेपाल ने लक्ष्य सबसे पहले हासिल किया था और अब भारत ने भी लक्ष्य से 4 साल पहले ही इसको अचीव कर लिया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो देश में बाघों की आबादी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में और अभी तक ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज के समय भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में बाघ अभयारण्य की संख्या है टोटल 50। अच्छा, भारत में टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं, ये बात ठीक है। लेकिन भारत में जो टोटल 2967 बाघ हैं, क्या ये बात सच है कि ये जो सारे बाघ हैं ये किसी न किसी टाइगर रिजर्व में ही हैं या फिर इसके बाहर भी रहते हैं?
तो एक्चुअल में इस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इसमें से लगभग 35% जो बाघ हैं वो टाइगर रिजर्व में रहते ही नहीं है, टाइगर रिजर्व के बाहर रहते हैं। 35% का मतलब आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि भारत में हर 3 बाघ में एक बाघ जो है वो टाइगर रिजर्व के बाहर रहता है, राइट। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बताता हूँ। भारत में टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं और जो टाइगर रिजर्व होते हैं ये बाघ संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसे भी टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पर एक भी बाघ नहीं देखा गया है। एक तो है बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है, और एक है आपका मिजोरम के अंदर जिसका नाम है डंपा टाइगर रिजर्व। बाघों की काउंटिंग के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ की जाती है उसका नाम क्या है? तो इसके लिए यूज़ की जाती है एम स्ट्राइप्स ऐप, एम स्ट्राइप्स। तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 से बताए हैं, इन सब को आपको याद रखना है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं डेथ एनिवर्सरी पर इनमें से किस संस्था ने डेयर टू ड्रीम 2.0 नामक एक नवाचार प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये एक इनोवेशन कॉन्टेस्ट है। इसको स्टार्ट किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किस भारतीय संस्था ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार जीता है? फूड सिस्टम विजन 2050 प्राइज। इसमें $2 लाख की प्राइज मनी दी गई है नंदी फाउंडेशन को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नंदी फाउंडेशन जो है ये हैदराबाद का एक एनजीओ है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो स्विगी है, इसने किस बैंक के साथ अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है स्विगी मनी? तो स्विगी ने अपना खुद का डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है स्विगी मनी नाम से। इसके लिए इसने आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आईसीआईसीआई बैंक के इस समय एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। आप जानते हैं इस समय भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। इनमें से किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा, और इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के वडोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। किस पॉप स्टार को उनके परोपकारी कार्यों के लिए बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? यहां पर आप इनको देख सकते हैं। इनका नाम है बियॉन्से, और ये अमेरिका की एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं। इनको इनके परोपकारी कार्यों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इंडियन रेलवेज ने किस वर्ष तक खुद को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? यानी कि कार्बन एमिशन को बिल्कुल जीरो करना है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी, आप सभी जानते हैं कि इसके अभी तक अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, लेकिन जून महीने में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इनके इस्तीफा देने के बाद आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष किसको बनाया गया है? यानी कि ये कुछ समय के लिए रहेंगे। इनका नाम है इमरान ख्वाजा, इमरान ख्वाजा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ स्पेशल अपॉइंटमेंट्स। जैसे कि भारत के महान्यायवादी अभी तक थे के वेणुगोपाल, और अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, और इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं इमरान ख्वाजा, और बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने हैं हेमांग अमीन। बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने हैं हेमांग अमीन, जबकि बीसीसीआई के अध्यक्ष तो आप जानते ही हैं इस समय है सौरभ गांगुली। डीआरडीओ ने किस स्थान पर 1000 बेड वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल बनाया है? और यह डीआरडीओ ने सिर्फ 11 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर दिया था। यह बनाया गया है दिल्ली के अंदर। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अस्पताल बनाया गया है, इसमें जो अलग अलग वार्ड्स हैं उसके नाम गलवान घाटी में जो भारत के जवान शहीद हो गए थे उनके नाम पर रखा गया है। जैसे इसमें जो आईसीयू और वेंटिलेटर वार्ड है उसका नाम रखा गया है कर्नल बी संतोष बाबू के नाम पर। गूगल कंपनी ने एक फंड बनाया है जिसका नाम है गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण फंड, और नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो सवाल यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इस फंड के तहत भारत में कितना निवेश किया जाएगा अगले 5 से 7 सालों में?
तो गूगल के जो आज के समय सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि अगले 5 से 7 सालों के अंदर अंदर इस फंड के जरिए भारत में 10 अरब डॉलर निवेश किया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। As well as through our growth equity investment fund, Capital G. Today, I'm excited to announce the Google for India Digitization Fund. Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. अब ये क्वेश्चन जस्ट मैंने आपके रिवीजन के लिए लिया है। देखते हैं अभी तक आपने इस वीडियो को किस तरीके से देखा है। 750 मेगावाट क्षमता वाली रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो आई होप आपने इसका राइट आंसर किया होगा। आंसर है मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। तो भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ई लोक अदालत का आयोजन किया गया, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन सुनवाई की गई है। तो ये सबसे पहले किस राज्य में किया गया? ये राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सबसे पहले ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। किस संगठन ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 जारी किया है? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020। इसको जारी किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, यानी कि यूएनडीपी ने, जिसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं न्यूयॉर्क में है। इस इंडेक्स में यह बताया गया है कि आज के समय पूरी दुनिया में लगभग 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। ये क्वेश्चन भी इसी इंडेक्स के बारे में है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच में, यानी कि इन 10 सालों में भारत ने कुल कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 273 मिलियन। भारत ने 273 मिलियन लोगों को इन 10 सालों में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, और ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा नंबर है। इसीलिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा गया है कि इन 10 सालों के बीच में कौन से देश ने सबसे ज़्यादा लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारत। अब अगला सवाल देखते हैं। किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, यानी कि ये देखने में डेबिट कार्ड जैसा ही होगा, लेकिन इस पर नंबर्स नहीं लिखे होंगे। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से किया गया है। इसको भारत में सबसे पहली बार लॉन्च किया है फैम पे ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, ये अभी तक तो एक म्यूजियम था, लेकिन अब इसको एक मस्जिद में बदल दिया गया है। इसका नाम है हागिया सोफिया संग्रहालय। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से देश में है। इसका राइट आंसर होगा तुर्की। यहाँ के इस समय राष्ट्रपति काफ़ी चर्चा में है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रसेप तैयब एर्दोगन। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इस किताब को लिखा है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ इस महीने की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स जो चर्चा में थी। सबसे पहले है सूरज कदे मरदा नहीं, यानी कि सूरज कभी नहीं मरता, सन नेवर डाइज। इस किताब को लिखा है बलदेव सिंह सदाकर्मन ने। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसमें सूरज किसको बोला गया है? सूरज बोला गया है भारत के महान फ्रीडम फाइटर उधम सिंह को। नेक्स्ट बुक है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इस किताब को लिखा है आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य ने। इसके बाद अगली बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इसको लिखा है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने। अब ये जो बुक है, इसको लिखा है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इस बुक का टाइटल है द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। और लास्ट बुक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इसको लिखा है वी पट्टाभिराम ने, और इसको भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पर आप इन सभी को एक साथ नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साल 2022 में जो युवा ओलंपिक खेल होने थे, आप जानते हैं इसका आयोजन किया जाना था सेनेगल की राजधानी डकार में। सेनेगल जो अफ्रीकी देश है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाना था 2022 में।
लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है। तो अब ये 2022 की बजाय होगा 2026 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो स्विट्जरलैंड का जेनेवा शहर है, यहाँ पर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। इनमें से कुछ तो यूनाइटेड नेशंस के हैं और कुछ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन सारे संगठनों के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया है। तो जेनेवा के अंदर ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है इंद्रमणि पांडे को। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 जुलाई के दिन लालजी टंडन का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। लालजी टंडन जो हैं ये उत्तर प्रदेश से थे। तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल तो इनको बनाया नहीं जा सकता था, इसलिए आप ये दो ऑप्शन वैसे भी काट सकते हैं क्योंकि इन दोनों में उत्तर प्रदेश हैं। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर होगा बिहार और मध्य प्रदेश। इनको बिहार और उसके बाद मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था और डेथ से पहले ये मध्य प्रदेश के ही राज्यपाल थे। तो जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही भारत के एक मशहूर गणितज्ञ थे प्रोफेसर CS शेषाद्री। इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है। ये तमिलनाडु से थे और साल 2009 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक शायद किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मेज़बानी करेगा। तो साल 2021 के अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, इसके बारे में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला ये कि ये इसका चौथा संस्करण होगा। दूसरा ये कि इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा में, हरियाणा राज्य में। लेकिन हरियाणा में कहाँ पर होगा? तो हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया राज्य, आंसर हो जाएगा हरियाणा। किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है? यानी कि राज्य में जितना भी कचरा उत्पन्न होता है उसको बिजली में बदला जाएगा वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत। ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है उत्तराखंड। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 परीक्षण के लिए किस शहर में अत्याधुनिक लैब्स को वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो 3 शहरों में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इन अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन किया है। एक तो है मुंबई, नोएडा और कोलकाता। सो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, इनको किस बैंक का MD और CEO बनाया गया है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जो हैं, इनको MD और CEO बनाया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। कुछ और बैंकों के भी हाल ही में MD और CEO बदले हैं, जैसे कि श्याम श्रीनिवासन। इनको कौन सी बैंक का MD और CEO बनाया गया है? तो श्याम श्रीनिवासन जो हैं, इनको फेडरल बैंक का MD और CEO बनाया गया है। फेडरल बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में, केरल के कोच्चि में। इनमें से कौन सी बैंक के MD और CEO बने हैं? रमेश बाबू। तो रमेश बाबू को MD और CEO बनाया गया है करूर वैश्य बैंक का। करूर वैश्य बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर करूर में है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है सिंपली कि SCL टेक्नोलॉजीज का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो SCL टेक्नोलॉजीज जो कि शिव नादर की कंपनी है, इसका अध्यक्ष इन्हीं की बेटी को बनाया गया है, जो कि भारत की सबसे अमीर महिला है। इनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, हाल ही में इन्होंने एक समूह बनाया है, युवाओं का एक ग्रुप बनाया है, जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सलाह देगा। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस समूह में भारत की किस जलवायु कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, इनका नाम है अर्चना सोरेंग और ये हैं ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत कितनी चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया था? तो जुलाई 2020 की यहाँ पर बात हो रही है। जुलाई में टोटल 59 ऐप्स को बैन किया गया था। यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से मंत्रालय ने बैन किया था, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय।
जुलाई महीने में टोटल 59 ऐप्स को बैन किया गया था और उसके बाद में 118 एप्लीकेशन को और बैन किया गया था पबजी समेत। अब अगला सवाल यह है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले केबल रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि भारत में ऐसा पहली बार होगा जब कोई ट्रेन केबल रेल पुल से गुजरेगी। ये जो पुल होगा ये कटरा को रियासी से जोड़ेगा, जो कि है जम्मू कश्मीर में। तो इसको जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। इस पुल का नाम रखा गया है अंजी खाद ब्रिज और इसकी लंबाई है 473 मीटर। तो इतना आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा। 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच में है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चीन और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम नदी के ऊपर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एक का नाम है आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी क्षमता होगी 700 मेगावाट और दूसरा है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसकी क्षमता होगी 1124 मेगावाट। तो क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा गया है, सो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने आवर्ती भुगतान के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? आवर्ती भुगतान यानी कि रिकरिंग पेमेंट्स। कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो कि आपको बार बार करने होते हैं, जैसे कि मोबाइल का बिल, बिजली का बिल या फिर आपको EMI पे करना है। तो इन सबको बोला जाता है रिकरिंग पेमेंट्स और इनको आपको बार बार पेमेंट ना करना पड़े, इसी के लिए NPCI ने लॉन्च किया है UPI ऑटो पे। तो एक बार जब आप इसमें सेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हर बार पे हो जाएगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा देश जून 2021 में एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC द्वारा जो एशिया कप होगा उसकी मेज़बानी करेगा? वैसे तो इसका आयोजन इसी साल सितंबर महीने में होना था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको 2021 में पहली चीज़ कर दिया गया है और अब इसका पाकिस्तान होस्ट नहीं है, अब इसका होस्ट है श्रीलंका, जहां पर ACC का हेडक्वार्टर भी है। तो आपको याद रखना है 2021 में जो एशिया कप होगा इसकी मेज़बानी करेगा श्रीलंका। भारत ने पेट्रोलियम के रणनीतिक भंडार बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कुछ समय पहले की बात है जब कोविड-19 के चलते ऑयल के प्राइसेस काफ़ी गिर गए थे, लेकिन भारत के पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं बची थी, इसीलिए भारत ने अमेरिका के साथ में ये डील की थी। सो इसका आंसर होगा अमेरिका। इसमें आइडिया ये था कि भारत अमेरिका से तेल खरीदकर अमेरिका में स्टोर करेगा। तो ये समझौता किया गया था अमेरिका के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में पहली बार किस स्थान पर सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है? यानी कि यहाँ पर चार्जर की व्यवस्था होगी और यहाँ पर जाकर आप अपना इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहली बार पब्लिक EV चार्जिंग प्लाजा बनाया गया है दिल्ली के अंदर। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इनका नाम है P प्रवीण सिद्धार्थ। ये मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ पर कोई भी हिंदू मंदिर नहीं है, लेकिन पहली बार एक हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है जिसका नाम है श्री कृष्ण मंदिर। इसके बाद ये रहा अगला सवाल, PM स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसको इसी साल स्टार्ट किया गया था। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो 1 साल के लिए 10,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। इसको लागू करने के मामले में नंबर 1 राज्य है मध्य प्रदेश। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सबसे पहला सवाल है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के किस शहर में स्थापित की गई है? सूरत, आनंद, गांधीनगर या फिर अहमदाबाद? दूसरा सवाल है, इनमें से किस देश में स्थित हागिया फोबिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया गया है? और तीसरा और लास्ट सवाल है, PM मोदी जी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है?
तो इन तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरे जुलाई महीने की कंप्लीट करंट अफेयर्स को देख लिया है। यहाँ पर मैंने आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए, ताकि एग्जामिनर अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पूछना चाहेगा तो आप उसका राइट आंसर इजीली कर पाएंगे। अगर आपका आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर कोई भी एग्जाम है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके जा सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जुलाई महीने से आता है तो वो क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरे जुलाई महीने की सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स को कराया है। बशर्ते आपको अपने एग्जाम से पहले इसको जितनी बार हो सके रिवाइज करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।